हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आई एम योर होस्ट नुसरत अफजल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू पाई कॉइन, पाई टोकन और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम फैट ऐप थीसिस कहते हैं। और ये फैट ऐप थीसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरनेट के टाइम से, यानी जो इंटरनेट रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था 1990 से 1991 के बाद, और उसके बाद जो है इसमें किस तरह एवोल्यूशन हुई और इसी थीसिस को, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके आज समझेंगे कि किस तरह जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन और क्रिप्टो रेगुलेशन जो है वो काम करेंगी और कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा यूज़र बेस देखने को मिल सकती है और अच्छे रिटर्न्स और अच्छी जो है एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है, और उसके मुताबिक कौन से प्रोटोकॉल्स और कौन से एप्लीकेशंस को आपको यूज़ करना चाहिए। और आज हम साथ बात करेंगे रिगार्डिंग कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं और कौन सी एक्सचेंजेस हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती हैं और वहाँ पर जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेट्स वॉक इनटू द वीडियो, बट बिफोर आई वॉक इनटू द वीडियो अपनी जो मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और साथ में अपनी सजेशंस भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आई विल लुक फॉरवर्ड टू मेक कॉन्टेंट रिलेटेड टू दैट। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फैट ऐप थीसिस। तो बेसिकली फैट ऐप थीसिस एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप कोई भी एक ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी कोई वैल्यू या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर यूज़र्स बहुत ज़्यादा आ जाएं, तो वही सबसे ज़्यादा पावर रखती है पूरी के पूरी उसी डोमेन की जो भी इंडस्ट्री है उसको शेप देने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि जब इंटरनेट बहुत ही नए टाइम में था, तो उस टाइम जब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बन रहे थे, चाहे इंटरनेट जब डिज़ाइन हो रहा था या जब बना था, तो उसकी बेस जो है वो UDC, IRC, ICMP, SFTP और SSL और POP, HTTP, IMAP, HTTP और HTTPS जैसे कॉन्सेप्ट्स पे बना था। ये सब प्रोटोकॉल्स थे जो कि इंटरनेट को शेप करते थे। अब मैंने जितने भी प्रोटोकॉल्स के नाम आपके सामने लिए हैं, आपको इनमें से किसी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, बिकॉज ये इतने नॉवल और इतने ही ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं कि इनको अब कोई नहीं जानता। अगर हम इंटरनेट की अब बात करें तो हमारे जहन में सिर्फ कुछ कंपनीज़ के नाम आते हैं, जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, बिंग, याहू और MSN। ये वाहिद कंपनीज़ हैं जो कि पुराने टाइम से लेके, यानी 1991 से लेके अब तक जो है वो मार्केट में रूल कर रही हैं, और अब जो है जिसमें गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो मार्केट में अपने पास सबसे ज़्यादा यूज़र बेस रखती हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट को बनाने में, शेप करने में इन कंपनीज़ के पास ज़्यादा वैल्यू थी, बिकॉज़ उनके पास सबसे ज़्यादा यूज़र्स थे। तो जिस भी प्रोटोकॉल या जिस भी एप्लीकेशन के पास सबसे ज़्यादा यूज़र्स होते हैं वो अपने पास सबसे ज़्यादा पावर रखती है। तो जब हम जान लेते हैं कि इंटरनेट जो है वो कभी अपनी प्रोटोकॉल या अपनी टेक्नोलॉजी की बेस पे ग्रो नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की जो कंपनीज़ हैं या जो कंपनीज़ उसके अंदर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनकी बेसिस पे ग्रो करता है। जैसे गूगल और बिंग के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है, तो वही डिसाइड करते हैं इस वक्त कि कौन सी दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा चेंजेस कैसे आने चाहिए। उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो यूज़र बेस है, वो इंगेजमेंट रेट है, वो कन्वर्जन है, जो कि उन्हें मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन देता है। यानी उनके पास जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो उनके अच्छी टेक्नोलॉजी और जो है वो एक अच्छी यूज़र बेस के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोटोकॉल्स और वो डिज़ाइन जिसके ऊपर इंटरनेट बिल्ड हुआ था उनकी वैल्यू विद टाइम ख़त्म हो गई या लोग उसको भूल गए। तो अब हम बात कर लेते हैं जिस तरह इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, इन्होंने अपनी यूज़र बेस और यूज़र वैल्यू के ऊपर अपनी मार्केट में जगह बनाई। इन द सेम वे एप्पल ने जो है ऐसे ही बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले लिया, और वो ऐसे लिया कि जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो सॉन्ग्स थे वो एप्पल iTunes में इनकॉर्पोरेट हुए। ये इस तरह इनकॉर्पोरेट हुआ कि हर म्यूज़िक इंडस्ट्री के हर सॉन्ग को सिर्फ़ और सिर्फ $1 में बाय किया गया, और उसके बाद वो जितने भी उनके यूज़र्स थे उनको उन्होंने कम जो है वो सेल किए। यानी इन बड़े बिग कॉरपोरेशंस के पास इतनी पावर होती है कि वो आप जैसे लोगों को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल तो कर देते हैं, लेकिन वो बिग जाइंट्स जैसे एप्पल ने म्यूज़िक इंडस्ट्री के सॉन्ग्स बाय किए, गूगल एंड बिंग ने अपने यूज़र्स के लिए निगोसिएशंस की प्राइसेस में, किससे जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल से, ताकि वो कम से कम प्राइसेस पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और उनकी यूज़र बेस मज़ीद एक्सपैंड कर सके। बिकॉज जब यूज़र बेस एक्सपैंड करती है तो रेवेन्यू एक्सपैंड करता है, जब रेवेन्यू एक्सपैंड करता है तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एक्सपैंड करती है, और रेवोल्यूशन के साथ साथ R&D और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आज हम बात करेंगे क्रिप्टो के अंदर जो है हम क्या देखते हैं, बिकॉज क्रिप्टो का ताल्लुक बहुत ज़्यादा ना ही ब्लॉकचेन से है, बल्कि ये इसका जो ताल्लुक है, इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन के साथ। अब व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन है कि जब हमारे पास सब अथॉरिटी है, पावर है अपनी मनी को कंट्रोल करने की। इन द सेम वे
ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए ना ही सिर्फ मनी जनरेट हो रही है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, बल्कि उसके थ्रू आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिनको हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या डैप्स कहते हैं, या हम उसको यूज़ करते हुए कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी एक्यूरेट होती है कि अगर आप उसको चेंज भी करना चाहें तो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के जो मैकेनिज़म्स हैं या जो उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाती है, उसमें वो आप टैम्परिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमेशा ज़्यादा यूज़र वैल्यू जनरेट करती है, वैल्यू कैप्चर्ड उस पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटोकॉल। यानी आज अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई ब्लॉकचेन अगर अपने ऊपर डैप्स क्रिएट कर रही है तो उस ब्लॉकचेन की वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी उसके ऊपर बने हुई एप्लीकेशंस की होगी। जैसे वी नो कि क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में या ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में एथीरियम के पास अपनी ब्लॉकचेन है और उसके ऊपर आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मगर एथीरियम शायद आने वाले टाइम में उतना वैल्यूएबल ना रहे जितना उसके ऊपर बने हुई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हों। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के पास ज़्यादा पावर होगी और उनमें इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड की, वेब3 स्पेस की, तो हमारे पास 2 ऐसी एक्सचेंजेस आती हैं डिसेंट्रलाइज्ड या ऐसी कंपनीज आती हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा बड़ी यूज़र वैल्यू है। एक तो हमारे पास आती है आवे, जो कि एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। अब लेंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं कि लेंडिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कोई यूज़र के पास अगर फ़ंड्स नहीं है और उसने ट्रेडिंग करनी है या कुछ क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है तो वो इनसे लोन के ऊपर जो है वो फ़ंड्स जनरेट कर सकता है, फ़ंड्स ले सकता है, फ़ंड्स बोरो कर सकता है। और दूसरी जो हमारे पास एक्सचेंज है या जो कंपनी है या जो प्रोटोकॉल है या जो भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है वो एक डेक्स है। डेक्स क्या होती है? डेक्स इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जिसके ऊपर आपको अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, बतानी नहीं पड़ती, और आप जो है इसकी प्रोटोकॉल को या इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप वहाँ पर जो है चीज़ें ख़रीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये एक स्वैप होती है। और हमारे सामने जो दूसरी जो बड़ी है वो है यूनिस्वैप। तो यूनिस्वैप जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू क्रिएशन है, उनके पास जो यूज़र बेस है वो बहुत बड़ी है। मैंने अपनी पिछली 1-2 वीडियोस में ये बात ऑलरेडी की थी कि यूनिस्वैप जो है वो आप बाय करें, उसको उसमें आप इन्वेस्ट करें। यूनी का टोकन इस टाइम बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है, तो अगर आप उसको आज बाय करते हैं तो ये आपको 4 to 5x जो है रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि जिसका ऑल टाइम हाई था वो $43 था और अभी ये $9 से $10 की प्राइस में मार्केट में है, मौजूद है, आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके थ्रू कि जी अब हम क्या करें, क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो येस, आपको इन टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज़ ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा यूज़र सेंट्रिक वैल्यू रखते हैं। जैसे अगर आप जानते हैं कि इफ़ यू हैव अ स्मार्टफोन टुडे तो आपको इंटरनेट यूज़ करने के साथ साथ ना ही जिस कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है बल्कि इसमें हर चीज़ मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पास्ट 25 to 30 ईयर्स को हम जानते हैं कि एक लेटर लिखने के लिए आपको पहले एक लेटर लिखना पड़ता था, फिर वो मेल बॉक्स से पहुंचता था, और ईमेल लिखने के लिए यू नीडेड अ कंप्यूटर, कॉल करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता था टेलीफोन, और अगर आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो यू वर यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये सब समराइज़ कर दिया स्मार्टफोन्स ने, और आपको ये सब सर्विसेज एक हैंड हेल्ड स्मार्ट डिवाइस में मौजूद हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो इस इन द सेम वे अगर हम बात करें ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन की, तो सबसे ज़्यादा यूज़र बेस जो है वो इस वक्त 2 बड़ी एक्सचेंजेस के पास है। वो 2 बड़ी एक्सचेंजेस कौन हैं? उनमें से दोनों का नाम है, एक का नाम है कॉइनबेस और एक का नाम है रॉबिनहुड। वाई वुड आई से कॉइनबेस? बिकॉज कॉइनबेस की जो अर्निंग है वो मैंने अपनी 2 वीडियोस पहले ये बात की थी कि कॉइनबेस की जो अर्निंग है वो 27x आई है। इसका मतलब ये है कि यूज़र्स उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, दे आर यूजिंग और दे आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू इन यूजिंग कॉइनबेस। और अगर हम बात करें इनकी ओवरऑल ग्रोथ की, जो रियल वैल्यू है वो आपको कॉइनबेस और रॉबिनहुड दोनों में मिलती है। रॉबिनहुड की जो ओवरऑल अर्निंग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी आई हैं, 3 डिजिट्स में आई हैं, 300% के रिटर्न्स आए हैं Q4 में ही सिर्फ। और अगर हम कॉइनबेस की बात करें तो कॉइनबेस की जस्ट रेवेन्यू अर्निंग ज़्यादा नहीं है, बल्कि उनके पास यूज़र्स तो ज़्यादा हैं ही, मगर साथ साथ वो अपने साथ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी बना रहे हैं, जिसका मैंने पहले आपको बताया भी था कि अपनी 2 वीडियोस के अंदर कि कॉइनबेस जो है वो 2 एक्सचेंजेस के ऊपर या 2 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे काम कर रहा है। उसमें जो पहली एक्सचेंज का नाम है वो है जी मॉर्फो। और मॉर्फो को अगर आप देखें तो ये एक तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक यूनिस्वैप। आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं और उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही क्विकली आपको
जो है वो ब्लॉकचेन वर्ल्ड पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इवन अपना आइडेंटिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपना वॉलेट एड्रेस वहाँ ऐड करें एंड यू कैन बाय एंड सेल एनीथिंग यू वांट। और अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो इनके पास मार्केट और इनकी यूज़र बेस भी बहुत रिलायबल, बहुत अच्छी है और ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। और जो भी टोकन्स कॉइन बेस पे लिस्ट होते हैं वो हमेशा अपनी प्राइस से ऊपर चले जाते हैं। तो इन द सेम वे अगर आप इन दो में बाय करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हुड और आप कॉइन जो शेयर्स हैं वो ज़रूर बाय करें, बिकॉज इनमें जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई रह सकती है। फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इनमें ROI बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज़ ये हम अभी उस स्टेज में हैं डिसेंट्रलाइजेशन वर्ल्ड में या Web3 के स्पेस में, जहाँ पे ये दो बेसिस या ये दो एप्लीकेशंस, ये दो एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वैप हो गई और आवे हो गई, ये बहुत अच्छी हैं। इन द सेम वे सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में जो है रॉबिनहुड और कॉइनबेस, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनके अगर आप शेयर्स बाय कर लेते हैं, कॉइनबेस और रॉबिनहुड के शेयर्स, तो ये अच्छे रिटर्न देंगे। इन द सेम वे अगर आप यूनिस्वैप का यूनी टोकन और आवे का आवे ले सकते हैं, तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, बिकॉज़ ये बहुत अच्छे लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, बिकॉज़ यूज़र बेस ज़्यादा है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैंने जितनी आपसे बातें की, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये आपके अपने ऊपर है कि आप रिसर्च करें, मेक योर ओन गुड डिसीजंस, डू योर ओन रिसर्च, ताकि आप वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड लीव द कॉमेंट। हैव अ गुड वन।